ख्याल आया, सामने एक टेबल रखा था जिस पे एक छोटी सी डायरी पड़ी हुई थी। इसने वो डायरी उठाई और रूम को दोबारा लॉक करके नीचे आ गई और चाबी भी वहीं रख दी जहाँ से ली थी और डायरी अपने रूम में ले आई थी। आलिया यूनी से वापस आई थी। वो शावर लेकर निकली तो उसकी मैसेज टून बजी। देखा तो व्हाट्सएप पर उमर का मैसेज था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? आलिया के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई थी। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, उमर ने जवाब दिया। अच्छा सुनो, उमर ने टाइप किया। जी बोले, आलिया ने जवाब दिया। कल मिल सकती हो मुझे? उमर ने पूछा। कल? मगर कहाँ मिलना है? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले बताओ तुम आओगी मिलने मुझसे? जी ठीक है, मैं आ जाऊंगी, आलिया ने जवाब दिया। ओ थैंक्स यू सो मच, उमर ने टाइप किया। माई प्लेयर, थैंक यू वंस अगेन, उमर ने कहा। यू आर मोस्ट वेलकम, कहकर वो फ़ोन चार्ज पर लगाकर नीचे की जानिब चल दी थी। उधर रुबाब ने वो डायरी खोली। पहला सफ़े पे बड़ी लफ्ज़ों में लिखा हुआ था, आसिया मिर्ज़ा। शुरू के सफ़ों पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, मगर आखिरी सफ़ों पे एक ख़त था, और ये ख़त आसिया मिर्ज़ा ने शहबाज मिर्ज़ा को लिखा था। जब तक तुम्हें ये ख़त मिलेगा मैं इस दुनिया में नहीं होंगी। तुम हमेशा पूछते थे ना कि ऐसा कौन सा गम है जो मुझे खाए जा रहा है। आज मैं इसी गम का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा करने जा रही हूँ। अपना और हमारे बच्चों का बहुत ख्याल रखना। मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है और मरकर भी तुमसे ही करूँगी। सिर्फ तुम्हारी आसिया। अभी भी आधा सच जानना बाकी था। रुबाब को इसने फैसला किया था कि वो दादी जान से पता करेगी। आलिया ने ब्लू कलर की ओपन शर्ट के नीचे प्लाजो पहन रखा था। बालों को खोले और गले में दुपट्टा डाले वो बाहर पोर्च में आ गई। उसने घर में यही कहा था कि वो अपनी किसी फ्रेंड से मिलने जा रही है। आधे घंटे में वो कराची की एक शानदार रेस्टोरेंट पहुंच गई थी। अंदर गई ही थी कि सामने से उमर आता हुआ दिखाई दिया। वो ब्राउन शर्ट और ब्लैक पैंट में बहुत प्यारा लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आलिया ने जवाब दिया। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, हमेशा की तरह आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, उमर ने कहा। आलिया खिलखिलाकर हंस दी। आओ ना बैठो। दोनों जाकर बैठ गए। आप भी अच्छे लग रहे हैं, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक्स, उमर ने कहा। थैंक यू सो मच फॉर कम, उमर ने कहा। इट्स ऑल माई प्लेयर, आलिया। उमर ने आलिया को पुकारा। एक्चुअली मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ जी करें, क्या बात करनी है आपको? कैसे करूँ? मतलब एक्चुअली आई लव यू एंड आई वांट टू मैरिड विद मी, उमर ने आलिया की जानिब देखते हुए कहा। आलिया ने नज़रें उठाकर उमर की जानिब देखा, जो दीवानों की तरह जैसे इसकी जानिब देख रहा था। आलिया फ़ौरन नज़रें झुका गई। प्लीज़ मुझे गलत ना समझना, पता नहीं ऐसा क्या जादू है तुम में, मैं खींचा चला आता हूँ तुम्हारी तरफ, उमर बता रहा था और आलिया मुस्कुरा रही थी। तुमने कोई जवाब नहीं दिया, उमर ने कहा। आलिया ने नज़रें उठाकर उमर की जानिब देखा और बोली, ओके जाके अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे दो। ओ माय गॉड, आर यू सीरियस? या ऑफ कोर्स आई एम, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर बाहर की जानिब चल दी। अरे सुनो तो, उमर ने कहा। अब कब मिलोगी? आलिया मुड़ी और उमर को देखकर मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। उमर की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मुस्कुराता हुआ आलिया के पीछे ही बाहर निकल गया था। रात को रुबाब राहत बेगम के पास गई। आलिया अपने रूम में थी और शहबाज साहब अपने किसी दोस्त के घर गए हुए थे। मैं अंदर आ जाऊँ दादी जान? रुबाब ने पूछा। अरे रुबाब बेटा तुम आओ ना, राहत बेगम ने जवाब दिया। दादी जान असल में मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ बेटा पूछो। दादी जान, आज से 15 साल पहले क्या हुआ था? मेरा मतलब आसिया में मॉम की मौत कैसे हुई थी? राहत बेगम ने रुबाब की तरफ देखा और बोली, बेटा जो चीज़ पर्दे में है उसे पर्दे में ही रहने दो। दादी जान प्लीज़, ये सच जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। रुबाब ने पुरुम्मीद निगाहों से राहत बेगम की जानिब देखा। ठीक है बेटा, राहत बेगम तमाम सच्चाई रुबाब को बताने लगी। 15 साल पहले आसिया शहबाज के ऑफिस में जॉब के लिए आई थी। चुनाचा आसिया मिर्ज़ा खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत काबिल भी थी। वो सेक्रेटरी की जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई थी। शहबाज मिर्ज़ा को आसिया से मोहब्बत हो गई थी। अरसलान अलवी शहबाज मिर्ज़ा के मैनेजर थे, वो भी आसिया से मोहब्बत करते थे, मगर वो जानते थे कि आसिया शहबाज मिर्ज़ा को प्यार करती है। शहबाज मिर्ज़ा ने आसिया के घर शादी का प्रपोजल भिजवाया, जिसे आसिया के घर वालों ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। शादी के कार्ड तैयार हो चुके थे। शहबाज मिर्ज़ा ने अरसलान अलवी को अपनी और आसिया की शादी का कार्ड दिया था। कार्ड को देखकर अरसलान के तन बदन में आग लग गई थी। वो
कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्री गए थे, मगर एक ख़त आसिया के लिए छोड़ कर गए थे। इस ख़त में लिखा था कि फ़िलहाल तो जा रहा हूँ, मगर लौट के आऊँगा वापस तुम्हें हमेशा हमेशा अपने साथ ले जाने के लिए। नीचे उन्होंने अपना नाम और पता नहीं छोड़ा था। आसिया ने उसको फालतू समझकर फेंक दिया था, मगर इन्हें क्या पता था कि ये तूफ़ान से पहले आने वाली खामोशी है। वक्त गुजरता रहा। अरसलान के घर वालों ने यानी रुबाब के पापा अशफाक साहब ने इनको बहुत समझाया कि आसिया शादीशुदा है और 2 बच्चों की माँ है, और सबसे बढ़कर वो शहबाज मिर्ज़ा से मोहब्बत करती है, तुमसे नहीं। तुम भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करो। मगर अरसलान कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं था। अरसलान पाकिस्तान वापस आने के बाद आसिया को ख़त भेजता था। आसिया मिर्ज़ा अब डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। शहबाज मिर्ज़ा भी परेशान था कि कहीं मेरी मोहब्बत में तो कोई कमी ना आ गई हो। ऐसा कौन सा गम था जो आसिया मिर्ज़ा को खाए जा रहा था। और फिर एक दिन अरसलान ने आसिया मिर्ज़ा को कॉल की थी। शहबाज मिर्ज़ा उस टाइम घर पर नहीं थे। क्यों कॉल की है मुझे तुमने, घटिया इंसान, आसिया मिर्ज़ा ने गुस्से से कहा। प्लीज़ आसिया, मेरी मोहब्बत को घटिया मत कहो। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। प्लीज़ मेरी बात को समझो। हम छुप कर निकाह कर लेंगे, किसी को नहीं पता चलेगा। बकवास बंद करो। तुम समझे, एक बात याद रखना कि मैंने सिर्फ शहबाज से मोहब्बत की है और मर कर भी उसको ही चाहूँगी। आसिया मिर्ज़ा दो टोक लहजे में बोली, अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। अगर अभी तुम मुझसे मिलने ना आई तो मैं कसम खाता हूँ अपने बच्चों का और अपने शौहर का मरा हुआ मुंह देखोगी। अरसलान ने धमकी दी थी। आधा घंटा है तुम्हारे पास, सोच लो, बोलकर कॉल काट दी थी। आसिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज मौसम भी काफ़ी ख़राब था। शहबाज साहब अभी तक नहीं आए थे। आसिया ने फैसला कर लिया था वो खुद कुर्बान हो जाएगी, मगर अपने बच्चों को और अपने शहबाज को कुछ नहीं होने देगी। शहबाज को आखिरी खत लिखने के बाद वो बच्चों के रूम में गई और ज़रियाब और आलिया को प्यार किया, और वो दोनों सो रहे थे। बहुत से आंसू निकल कर बह रहे थे। फिर वो अपने रूम में वापस आई और शहबाज साहब की गन निकाली और गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर आ गई। बाहर गार्ड ने इन्हें रोका और पूछा कि बेगम साहबा इतनी रात को कहाँ जा रही हैं। शहबाज वापस आए और मेरा पूछे तो कहना कि वो किसी ज़रूरी काम से गई हैं, बोलकर गाड़ी स्टार्ट की और चल दी। वो इस अरसलान के दिए हुए पते पर पहुंच चुकी थी और बाहर निकली। अरसलान पहले से ही इनका मुंतज़िर था। आसिया मेरी जान, तुम आ गई, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, कितना तड़पा हूँ तुम्हें पाने के लिए। और देखो आज वो दिन आ गया, तुम खुद चल कर मेरे पास आई हो। चलो ये तो आओ मेरे साथ, हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। उसने अपना हाथ आसिया की तरफ बढ़ाया। आसिया ने फुर्ती से गन अरसलान के सर पर तान ली और बोली, मुझे मरना मंजूर है मगर तुमसे मोहब्बत करना नहीं, कहकर उसने अरसलान को शूट किया था। अरसलान तो वहीं तड़प तड़प कर मर गया। बारिश होने लगी थी। आसिया का फ़ोन मुसलसल बज रहा था, मगर वो गाड़ी में था तो इनको आवाज़ नहीं आई। बस फिर गन का रुख अपनी तरफ किया और ट्रैक्टर दबा दिया था। मरते वक्त आसिया ने एक ही फिक्रा अदा किया था, आई लव यू सो मच शहबाज। रुबाब की आंखों से आंसू निकल रहे थे। राहत बेगम भी रो दी थी। तो ये वजह थी वो जो ज़रियाब इतनी नफरत करता है मुझसे। रुबाब ने अपने दिल में सोचा, बेटा मेरा ज़रियाब पहले ऐसा नहीं था। छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा कर जाता है। असल में जब से माँ की ममता से महरूम हुआ है तब से ऐसा हो गया है। राहत बेगम ने कहा, कोई बात नहीं दादी जान, आप आराम करें, मैं बाद में आऊँगी। रुबाब ने मुस्कुरा कर कहा और बाहर निकल गई। दूसरी तरफ उमर की दीवानगी बढ़ती ही जा रही थी। आलिया ने सोचा कि वो रुबाब को अपने और उमर के बारे में सब कुछ बता देगी। पूरी रात रुबाब ज़रियाब के बारे में सोचती रही थी। उसको ज़रियाब से हमदर्दी होने लगी। वो उसे देखना चाहती थी, मगर उसे ज़रियाब से डर भी बहुत लगता था। रुबाब की दोस्त मनाहिल स्टडी के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गई हुई थी। वापस आई तो पता चला कि रुबाब की शादी हो गई, वो भी ज़रियाब मिर्ज़ा के साथ। उसने रुबाब को कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम रुबाब जानी। वालेकुम अस्सलाम जान, कैसी हो? मनाहिल ने पूछा। ठीक हूँ, तुम सुनाओ? ठीक हूँ। तुमने ज़रियाब मिर्ज़ा से शादी कर ली? हाँ कर ली। क्यों नहीं करनी चाहिए थी क्या? ऐसी बात नहीं है, मगर क्या वो खुश रखता है तुम्हें, मोहब्बत करता है तुम्हें? हाँ सब बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे ज़रियाब भी बहुत अच्छे हैं। सच बोल रही हूँ। हाँ जान, मैं झूठ क्यों बोलूँगी तुमसे? रुबाब ने कहा। अच्छा बाबा ठीक है, मगर कल तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी? ओके ओके, रुबाब ने मुस्कुराते हुए कहा। और सुनाओ तुम्हारे पेपर्स हो गए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, और मार्क्स भी अच्छे आए हैं माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें यूं ही कामयाब करे, आमीन। थैंक यू जान, मनाहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। रुबाब शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी कि मनाहिल की कॉल आई। कितनी देर है यार, बस आ रही हूँ, रुबाब बोली। आधे घंटे में दोनों एक मॉल में थी। कुछ देर तक शॉपिंग करने के बाद अचानक आलिया की कॉल आ गई। वो दूसरी जानिब गई क्योंकि नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। मनाहिल मॉल से बाहर आई ही थी कि किसी ने मनाहिल को बेहोशी की दवा सुंघा कर गाड़ी में डाला था और साथ ले गया। रुबाब के काफ़ी देर जब ढूंढने पर भी मनाहिल ना मिली तो रुबाब ने रोते हुए
यलमाज को कॉल की थी। हेलो यलमाज भाई, रुबाब ने रोते हुए बोली। सब ठीक है ना भाभी, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? रुबाब ने सारी बात यलमाज को बता दी। भाभी आप फिक्र ना करें, मैं मनाहिल को बिल्कुल ठीक आपके पास लेकर आऊँगा, बोलकर यलमाज ने गाड़ी कॉल बंद की और पोर्च की तरफ भागा। कुछ घंटों के बाद यलमाज की कॉल आई रुबाब को। जी भाई, कुछ पता चला मनाहिल का? हाँ भाभी, आप अभी अस्पताल आए, मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। ओके भाई। 20 मिनट में रुबाब भागती भागती हॉस्पिटल पहुंची थी। भाई मनाहिल किधर है? अंदर है, अभी रेस्ट कर रही है। एक्सक्यूज मी, नर्स आकर बोली। मनाहिल के साथ आप दोनों ही हैं ना? जी हाँ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? रुबाब फिक्रमंदी से बोली। आप दोनों मेरे साथ अंदर चलें, एक्चुअली पेशेंट के साथ गैंगरेप हुआ है। वाट? रुबाब ने कहा। जी हाँ, ये ले रिपोर्ट, उसने बोला। चंद आंसू निकलकर रुबाब के चेहरे पर बह गए। ये सच है भाभी? यलमाज बोला। हाँ ये सच है, इन जालिमों ने मेरी बहन जैसी दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रुबाब ने रोते हुए कहा। भाभी आप अपने अपने आप को संभालें, आप ऐसे करेंगी तो मनाहिल को कौन सा हौसला देगा? यलमाज बोला। मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक मनाहिल के मुजरिमों को सज़ा नहीं होगी, चैन से नहीं बैठूंगा। यलमाज ने कहा। थैंक्स भैया भाई। रुबाब ने नीम होती आंखों से यलमाज की जानिब देखा था। यलमाज ने किसी तरह रुबाब को समझाकर घर भेज दिया था। पूरी रात वो मनाहिल के साथ पास था। मनाहिल की फैमिली मेम्बर को भी उसने सारी बात बताई थी। अली तो हॉस्पिटल आ गया था, मगर मनाहिल की वालिदैन को यलमाज ने सुबह आने का बोला था। यलमाज मनाहिल को पसंद करता था, उसे कभी कहा नहीं क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला, लेकिन इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी यलमाज की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि उसकी मोहब्बत और बढ़ गई थी और वो अभी भी उसे अपनाने को तैयार था। मनाहिल घर आ गई थी। यलमाज अक्सर उसके घर आता रहता था। मनाहिल के वालिदैन यलमाज को तो कोई फरिश्ता समझते थे। यलमाज की फैमिली में कोई नहीं था, वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और एक हादसे में उसके वालिदैन हालांकि हकीकी से जा मिले थे। यलमाज पुलिस में था। आखिरकार मनाहिल के वालिदैन ने यलमाज से बात कर ही ली कि वो उसे अपना दामाद बनाना चाहते हैं। यलमाज ने यही कहा कि वो मनाहिल की रजामंदी भी पूछ लें। मनाहिल के साथ ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका था कि उसने चुपचाप हाँ बोल दी। रुबाब इस रिश्ते से बहुत खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि यलमाज मनाहिल से बहुत प्यार करता है, बस कभी कहा नहीं था उसे। आज जरा आपको गए हुए एक वीक गुजर गया था। कल मनाहिल और यलमाज का निकाह था। रुबाब ने आलिया को भी साथ चलने को कहा था, मगर आलिया का कल फाइनल पेपर था जिसे वो स्किप नहीं कर सकती थी। आज सुबह ज़रियाब ने बता दिया था कि इसकी पोस्टिंग कराची में ही हो गई है और वो दोपहर में आ रहा है। शाम के टाइम जब ज़रियाब सोकर उठा तो देखा कि रुबाब नीचे स्विमिंग पूल के पास बैठी है। वो भी फ्रेश होकर नीचे चला आया। अस्सलाम वालेकुम, ज़रियाब ने सलाम दिया। वालेकुम अस्सलाम। रुबाब ने ज़रियाब की जानिब देखते हुए कहा। कैसी हो दुश्मन जान? ज़रियाब ने रुबाब की तरफ देखते हुए पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। हाँ मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें समुंदर पसंद है क्या? ज़रियाब ने रुबाब से पूछा। हाँ बहुत ज़्यादा, रुबाब ने मुस्कुराकर कहा। ज़रियाब की नज़र इसके खूबसूरत होंठों पर पड़ी। इसने बेख्तियार इन्हें अपने हाथों से छू लिया। रुबाब ज़रियाब की इस हरकत पर हैरान हुई। वो उठ खड़ी हुई और अंदर की जाने बढ़ गई। इसी वक्त ज़रियाब के दिल में एक शदीद किस्म की ख्वाहिश जागी थी। सुबह से मनाहिल के घर में चहल पहल थी। मनाहिल डार्क रेड कलर के लंबे गाउन में गबस ढा रही थी। यलमाज सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ में बहुत खूबसूरत लग रहा था। रुबाब ने पिंक कलर का फ्रॉक पहना था, लंबे बालों को यूं ही खुला छोड़ा था। मेकअप में उसने काजल के साथ पिंक लिपस्टिक और कानों में वाइट कलर के छोटे छोटे बुंदे पहन रखे थे। ज़रियाब ने ब्राउन कलर की शलवार कमीज़ पहनी थी, मगर रुबाब को देखकर वो जहाँ था वहीं रुक गया था। इसके हुस्न उसे रुकने पर मजबूर करता था। निकाह हो चुका था और मनाहिल पिया घर सुधार गई थी। रुबाब ने मनाहिल को ढेर सारी दुआएं और प्यार के साथ रुखसत किया था। मनाहिल कब से ये सोचकर परेशान थी कि यलमाज पे वो ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई है। वो ये सोच ही रही थी कि यलमाज अंदर दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, यलमाज ने सलाम दिया। वालेकुम अस्सलाम, उसने जवाब दिया। यलमाज मनाहिल के करीब आकर बैठ गया और बोला। मनाहिल, मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि आप मुझ पे ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते के लिए हाँ की है और मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और कदर भी।
آپ کو جتنا بھی ٹائم چاہیے ہو آپ لے سکتی ہیں، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے اپنا دوست سمجھیں۔ اور ہاں ایک اور بات، آپ بہت خوبصورت ہیں، اتنی زیادہ کہ آج تک میں نے کوئی آپ سا نہیں دیکھا۔ مناہل کی نظریں جھک گئیں۔ آپ تھکی ہوں گی نا، آرام کریں، گڈ نائٹ بول کر وہ جانے لگا تھا کہ اچانک مناہل نے اسے آواز دی، یہ الماس۔ ہاں بولو، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دوسرے کمرے میں سونے؟ آپ یہاں سو سکتے ہیں، نو پرابلم، مناہل نے کہا۔ ایک مسکراہٹ الماس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی تھی۔ رات کو رباب کمرے میں تھی کہ ضریاب اندر آیا۔ رباب اپنے بندے اتار کر سائڈ پر رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ ضریاب سے جا ٹکرائی۔ اوہ سوری، میں نے دیکھا نہیں، رباب نے کہا، اور جانے لگی ہی تھی کہ ضریاب نے کمر سے پکڑ کر اس سے اپنی جانب کھینچا۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو یہ؟ شٹ! ضریاب نے اپنی ناک کو رباب کی گردن پر رکھے اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ رباب کا دل اس کے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیوں ہو رہا تھا ان دونوں کے ساتھ؟ ضریاب کی نظر اس کے سرخ رنگ کے ہونٹوں پر پڑی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر انہیں چھو لیا، مگر اس بار اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ ضریاب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز جانے دیں۔ رباب اس کی گرفت میں مچل رہی تھی، لیکن ضریاب کو تو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ صبح رباب اٹھی اور شاور لے کر نیچے آئی تھی کہ اسے چکر آیا اور اس کا پاؤں پھسلا تھا۔ کچھ ٹائم بعد اسے ہوش آیا تو سب اس کے پاس ہی تھے سوائے ضریاب کے۔ راحت بیگم تو کب سے اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ بھابی میں پھوپھو بننے والی ہوں، عالیہ نے خوش ہوئے کہا۔ کیا میں پریگننٹ ہوں؟ یا ڈاکٹر رباب، یو آر اینڈ یو نو، آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں، فرسٹ پریگنینسی ہے تو آپ کو اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے۔ اوکے ڈاکٹر نے کہا۔ جی ڈاکٹر، انشاءاللہ ہم اپنی بہو کا پورا خیال رکھیں گے، راحت بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر رباب مسکرا دی تھی۔ جب سے رباب کے والدین رات کو رباب شیشے میں کھڑے ہو کر اپنا پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جیسی ہی صورتحال ہو، ماں بننے کی خوشی اور اس کا احساس سب سے انوکھا تھا۔ ضریاب کمرے میں کھڑا ٹیک لگائے کب سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا، مگر جیسے ہی رباب نے اس کی جانب دیکھا وہ اس کے قریب آیا اور اس کو بازو سے پکڑ کر بولا، رباب الوی، میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میرے بچے کے لیے اپنا خیال رکھو، سمجھی؟ یہ بول کر وہ چلا گیا۔ رباب کی آنکھوں سے چند آنسو بہہ نکلے۔ کیسا انسان تھا، پتھر کا بنا تھا کیا، جو اتنی بڑی خوشی پہ بھی خیر اس کو یہ سوچ کر اپنے بچے کو تکلیف نہیں پہنچانی تھی۔ عالیہ سونے لگی ہی تھی کہ اچانک عمر کی کال آ گئی۔ ہیلو، السلام علیکم، عمر نے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ تمہارا بن کیسے ہو سکتا ہوں؟ عمر نے کہا۔ عمر، میں نے جان بوجھ کر رباب بھابی سے بات نہیں کی ہمارے بارے میں، وہ آلریڈی پریگننٹ ہیں، ان کے لیے ٹینشن لینا اچھا نہیں ہے، کچھ ٹائم گزر جانے کے بعد بات کروں گی، عالیہ نے کہا۔ اور تب تک میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ عمر صاحب، ہر مرتبہ آپ کو بتاتی ہوں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہی ہے، لہذا تھوڑا حوصلے سے کام لیں، عالیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا تو عالیہ ہنس رہی، اچھا تو بہت ہنسی آ رہی ہے جناب کو، عمر نے عالیہ کو کہا۔ ارے ایسی بات نہیں ہے، میں بس مذاق کر رہی تھی، عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمر، عالیہ نے کہا، ہاں بولو، کبھی مجھے چھوڑو گے تو نہیں نا؟ کبھی بھی نہیں جانے عمر، تمہیں چھوڑ کر کیا میں زندہ رہ سکوں گا؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو عمر، عالیہ نے کہا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری حفاظت کروں گا اور انشاءاللہ ہم جلد ہی شادی کر لیں گے، عمر نے کہا۔ آئی لو یو سو مچ عمر، عالیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ آئی لو یو ٹو جان، عمر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ مناہل اور یلماز کی شادی کو ایک ویک گزر گیا تھا۔ یلماز مناہل کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن مناہل اپنے ساتھ ہوئے حادثے کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ آج ویکینڈ تھا تو یلماز گھر پر ہی تھا۔ مناہل شاور لے کر نکلی تھی، ڈارک میرون کلر کا فراق اور ساتھ میں سفید کلر کا چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا۔ وہ باہر آئی ہی تھی کہ یلماز اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اپنا والیٹ اٹھانے کے لیے آیا تھا، مگر اس کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ مناہل بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یلماز کے قدم آہستہ آہستہ آگے کی جانب اٹھنے لگے اور مناہل کے پیچھے کی جانب وہ پیچھے ہو ہی رہی تھی کہ اچانک یلماز نے مناہل کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو مناہل؟ یلماز نے کہا۔ جی مناہل نے کہا، کوئی بھی تم سا نہیں ہے، کہہ کر یلماز کی نظر مناہل کے ہونٹوں پر پڑی تھی۔ وہ اس پر جھکنے والا ہی تھا کہ اچانک مناہل نے کہا، مجھے جانا ہے پلیز۔ یلماز نے ایک نظر مناہل کو دیکھا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور پھر آہستہ سے اس کو چھوڑا، اپنا والیٹ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ رباب اپنے کمرے میں بیٹھی آرام کر رہی تھی کہ ضریاب کمرے
कमरे में दाखिल हुआ। उठो और कुछ बना कर लाओ, मेरे लिए भूख लग रही है मुझे। ज़रियाब ने रुबाब से कहा। रुबाब की तबीयत अब अक्सर ख़राब रहती थी। आज सुबह से ही इसकी तबीयत बोझल बोझल सी थी। उठो ना, हर टाइम बिस्तर तोड़ती रहती हो, उठो और जल्दी से मेरे लिए कुछ बना कर लाओ, 15 मिनट हैं तुम्हारे पास। ज़रियाब ने गुस्से से कहा। रुबाब फ़ौरन उठी और नीचे चल दी। किचन में गई ही थी कि एक मेड ने उसको पुकारा। मैम आप रहने दें, आप जाकर आराम करें, मैं करती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं कर लूँगी, रुबाब ने कहा। उसने फ्रिज खोला और उसमें से चिकन निकाला और लेग पीस को जल्दी जल्दी फ्राई किया। साथ में उसने सॉस और चटनी भी बनाई और ये सब लेकर वो पूरे 15 मिनट के बाद वो रूम में आई। उसने ट्रे को ज़रियाब के सामने टेबल पर रखा। बैठो, ज़रियाब ने रुबाब से कहा। मैं, रुबाब ने डरते डरते कहा। नहीं, तुम्हारे फरिश्तों को कहा है, जाहिर है हम दोनों के अलावा कोई और नज़र आ रहा है तुम्हें, तो तुम्हें ही कह रहा हूँ। रुबाब बैठ गई। ज़रियाब ने नवाला लिया। टेस्टी जायका है तुम्हारे हाथ में, ज़रियाब ने कहा। थैंक यू, रुबाब ने बोला। तुम भी खाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुमसे पूछा नहीं है, कहा है, और वैसे भी ये सब मैं अपने बच्चे के लिए कह रहा हूँ ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। और हाँ, तुम किस खुशफहमी में ना रहना, समझी? और आप चुपचाप खाओ। उसने प्लेट उसके सामने रखी। रुबाब ने निवाला लिया। कुछ आंसू उसकी खूबसूरत आंखों से बह निकले थे। आज सुबह से उमर का बहुत दिल कर रहा था रुबाब से मिलने को। असल में उसको रुबाब के लिए बहुत बेचैनी हो रही थी। जाहिर है भाई जो था लहजा वो रुबाब से मिलने के लिए चल दिया। रुबाब अपने कमरे में लेटी हुई थी कि ज़रियाब अंदर दाखिल हुआ। हो गई मोहतरमा की नींद पूरी, उठो और मेरी टांगों को दबाओ, ज़रियाब ने रूखेपन से कहा। रुबाब को गुस्सा आ गया। वो ज़रियाब के सामने जा खड़ी हुई और बोली, नौकर नहीं हूँ मैं आपकी, हर टाइम जो आपकी तरह तरह की बातें सुनो। क्या कहा तुमने? ज़रियाब बोला। वही जो आपने सुना, रुबाब ने कहा था। उमर अंदर दाखिल हुआ था। राहत बेगम सामने ही बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ आओ अंदर आओ। जी ज़रूर, कैसी हैं आप? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है। आओ बताओ कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सब किधर हैं? कोई नज़र ही नहीं आ रहा। अरे बेटा, शबाज बेटा तो ऑफिस गया है और आलिया का पेपर है आज, और रुबाब ज़रियाब अपने कमरे में है। अच्छा दादी, मैं फिर मिल लूँगा रुबाब आपी से। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम जाकर मिल लो। ओके दादी, बोलकर उमर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। बकवास बंद करो, ज़रियाब ने रुबाब को बोला था। आइंदा से मेरे सामने ज़बान चलाई ना तो जान ले लूँगा तुम्हारी, ज़रियाब बोला था। आपको क्या लगता है मिस्टर ज़रियाब मिर्ज़ा, क्या आपसे शादी मैंने अपनी खुशी से की है? नहीं, अगर मेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल ना होता, इस दिन उमर को आपके बंदों ने किडनैप ना किया होता, तो कभी भी आप जैसे इंसान से शादी ना करती, रुबाब बोली थी। ये सुनकर उमर को झटका लगा था। वो मज़ीद वहाँ रुका नहीं बल्कि वहाँ से निकल गया था। चलो मेरे साथ बाहर। ज़रियाब उसको खींचता हुआ बाहर ले आया। छोड़ो मुझे, आप ये क्या कर रहे हैं? रुबाब बोल रही थी। कमरे से बाहर लाकर उसने रुबाब को छोड़ा। रुबाब अब सीढ़ियों की तरफ थी। ज़रियाब के कदम आगे की जानिब, जबकि रुबाब के कदम पीछे की जानिब उठने लगे। आप, हाँ अब बोलो, क्या कहा था तुमने कि मुझ जैसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी? हाँ बोलो। ज़रियाब कह ही रहा था कि रुबाब का पाँव फिसला था। रुबाब, ज़रियाब चिल्लाया और रुबाब के मुंह से चीख बरामद हुई थी। ज़रियाब रुबाब को बचाने भागा था, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़रियाब ने फ़ौरन रुबाब को उठाया, गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल की जानिब भागा। वो गाड़ी इतनी तेज़ ड्राइव कर रहा था कि उसे होश ही नहीं था। 2-3 मरतबा इनका एक्सीडेंट होते होते बचा था, मगर उसे कैसे भी करके अपने बच्चे को और रुबाब को बचाना था। राहत बेगम भी साथ ही थी। रुबाब का सर राहत बेगम की गोद में था। वो तकलीफ से कड़हा रही थी। उसने खून से भरा हुआ हाथ अपना पेट पर रखा था। मेरा बच्चा, रुबाब ने रोते हुए कहा था। हौसला रखो मेरी बच्ची, अल्लाह सब बेहतर करेगा। राहत बेगम की आंखों से चंद आंसू टपके थे। ज़रियाब ने एक नज़र उसे देखा था। एक आंसू ज़रियाब की आंख से टपका था। वो ज़रियाब मिर्ज़ा जो नहायत सख्त आज रुबाब को इस हालत में देखकर पिघला था। वैसे तो मर्द बड़ा मजबूत होता है, मगर अपने से वाबस्ता औरत की आंखों में आंसू देखकर वो पिघल जाता है। वो लोग पहुंच चुके थे। ज़रियाब ऑपरेशन थिएटर के बाहर कब से वेट कर रहा था। चल चल के उसके पाँव शल हो गए थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया था। डॉक्टर प्लीज़ बताएं रुबाब कैसी है और मेरा बच्चा? ज़रियाब ने पूछा। सॉरी मिस्टर मिर्ज़ा, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके, और एक और भी बुरी खबर है, और वो ये कि आपकी वाइफ सर पर शदीद चोट लगने की वजह से और ज़्यादा खून बह जाने की वजह से कोमे में जा चुकी है, और अब तो कोई मुआवजा ही इनको ठीक कर सकता है। अमूमन इस तरह के केसेस में माँ और बच्चे दोनों की जान को ख़तरा होता है। इन दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है, या फिर दोनों को ही नहीं। ये लफ्ज़ हथौड़ी की मां ज़रियाब के दिमाग पे बरस रहे थे। इसकी नज़रों में ज़मीन और आसमान घूम गए।
राहत बेगम ने सहारा देकर उसे बिठाया था। शहबाज साहब ऑफिस में थे। जैसे ही इन्हें मालूम हुआ वो निकल गए हॉस्पिटल के लिए। रुबाब के मम्मा पापा और उमर को भी पता चल गया था। उमर तो आ गया था, मगर उसने किसी तरह अशफाक साहब और सानिया बेगम को तसल्ली देकर सुबह हॉस्पिटल आने का बोला था, क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी थी। सानिया बेगम तो रो रो कर गम में से नढाल थी। अशफाक साहब ने बड़ी मुश्किल से इन्हें संभाला था। ज़रियाब पूरी रात सिगरेट पीता रहा और अपने किए पे वक्फे वक्फे से आंसू बहाता रहा। ज़रियाब घर में अकेला था। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी और सर में भी शदीद दर्द था। वो सोफे पे बैठा था कि अचानक उसे आवाज़ आई, अब क्यों रो रहे हो, किस वजह से रो रहे हो? सब कुछ अपने हाथों से ख़त्म करके अब अपने किए पर आंसू बहा रहे हो। अपने बच्चे के कातिल हो, कत्ल तुम खुद हो। ज़रियाब मिर्ज़ा कौन था? ये क्या चाहता था? ये कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ज़मीर था। नहीं, मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा, तुम झूठ बोल रहे हो। ज़रियाब खुद से बोला था। कभी सोचा है रुबाब के बारे में, उस पर क्या गुजरेगी ये सब जानकर? और तुम तो प्यार करते थे ना, अच्छी लगने लगी थी तुम्हें वो, है ना? प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, ज़रियाब बोला था। लेकिन तुम अपने बदले की आग में इतना अंधे हो गए कि तुम्हें कुछ सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। मगर अभी वक्त है, जाओ और माफ़ी मांग लो उससे। वो माफ़ करेगी तो अल्लाह भी माफ़ कर देगा। माफ़ी? हाँ, माफ़ी मैं अपनी रूही से माफ़ी मांग लूँगा, ज़रियाब ने कहा था। मनाहिल को भी पता चल चुका था। वो अस्पताल आई थी रुबाब से मिलने। रुबाब को इस हालत में देखकर वो बहुत रोई। रुबाब और मनाहिल में सगी बहनों जैसा प्यार था। यलमाज उसे बहुत मुश्किल से घर लेकर गया था, क्योंकि मनाहिल रुबाब के पास बैठना चाहती थी, मगर मनाहिल की खुद भी तबीयत भी ठीक नहीं थी। आलिया भी हस्पताल आई थी, मगर उमर ने एक दफ़ा भी उसकी जानिब नहीं देखा। आलिया हैरान थी कि उमर उसे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। उसने उसको बहुत कॉल्स भी की, मैसेज भी किए, मगर उमर ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब सच में आलिया को फ़िक्र होने लगी थी कि आखिर मामला क्या है। ज़रियाब अंदर आया था। रुबाब सदियों की बीमार लग रही थी। मशीनों में उसका जिस्म झगड़ा हुआ था। ज़रियाब उसके पास बैठ गया। रूही, ज़रियाब सदियों का थका हुआ लग रहा था। मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकती हो। मैं जानता हूँ मैंने जो किया बहुत गलत किया। बदले की आग ने अंधा ही कर दिया था मुझे। तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है मैंने, जानता हूँ, मगर अब मैं सुधर गया हूँ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कुछ आंसू ज़रियाब की आंखों से बह निकले थे। आलिया सुबह से उमर को कॉल्स कर रही थी, मगर वो रिसीव नहीं कर रहा वो कॉल नहीं पिक कर रहा था। आखिरकार उसने आली की कॉल रिसीव कर ही ली थी। हेलो उमर, प्लीज़ मेरी बात सुनो। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे से बात नहीं कर रहे, मेरी कॉल नहीं उठा रहे और मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आलिया ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हम दोनों अब एक नहीं हो सकते। मुझे भूल जाओ और आज के बाद मेरा नाम भी अपनी ज़बान पे मत लाना, समझी? ये कहकर उमर ने कॉल काट दी थी। आलिया को तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आया कि उसने उमर के मुंह से क्या सुना था। बहुत मुश्किल से वो अपने कमरे में आई थी। कमरे में आने के बाद वो फुट फुट कर रोई थी। वादा था हर रात का, उम्र भर साथ का, तो आया नहीं साजन। वादों का क्या हुआ? बेवजह इश्क में सनम हम यूं ना जलते, हमको पता जो होता इश्क ना करते। तूने कहा था आएगा, मुझे भी इंतज़ार था मौसम बरसात का। वादों का क्या हुआ? 2 घंटे रोने के बाद आलिया ने दोबारा उमर को कॉल की, मगर शायद उमर ने इसको ब्लॉक कर दिया था। एक दफ़ा फिर आंसू उसकी आंखों से जारी हो गए थे। मनाहिल अक्सर रात को नींद से उठ जाती थी। मनाहिल अब पहले जैसी मनाहिल नहीं रही थी। उसकी शोखी, उसकी हंसी कहीं खो गई थी। यलमाज ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि मनाहिल को नॉर्मल कर सके, मगर मनाहिल उस हादसे को भूल नहीं पा रही थी। यलमाज से मनाहिल की हालत नहीं देखी जाती थी। उसने तमाम पुलिस फोर्सेस को बोल रखा था कि इन डाकुओं का ज़रा सा भी पता चले तो उसे फ़ौरन इत्तला करे। शाम से मनाहिल बोर हो रही थी। उसको रुबाब की भी काफ़ी फ़िक्र होती थी। फ़िलहाल तो मनाहिल की अपनी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। तब डॉक्टर्स ने उसको किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेने से मना किया था। वो टेरेस पे खड़ी थी कि पीछे से यलमाज आया। मनाहिल को इसके आने की खबर ना हो सकी। यलमाज ने अपने दोनों हाथ फिर
फीसल पे रखे थे। मनाहिल का दिल धड़क उठा था। मनाहिल के बाल उड़कर यलमाज के होंठों को छू रहे थे। यलमाज ने इन्हें पीछे सरकाया था। मनाहिल काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी। यलमाज के करीब आने से उससे लिए वो कमरे में आ गई। वो कमरे से बाहर जाने ही लगी थी कि यलमाज ने कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। क्यों दूर भागती हो मुझसे मनाहिल, मैं बुरा नहीं हूँ। एक दफ़ा यकीन करके तो देखो, इतनी इज्जत दूंगा, इतनी कदर करूंगा कि जितना तुमने सोचा तक ना होगा। और मैं वादा करता हूँ तुमसे, जब तक तुम्हारे मुजरमों को सजा ना दे दूँ चैन से नहीं बैठूंगा। यलमाज बोला था। चंद आंसू मनाहिल की आंखों से बह निकले थे, जिनको यलमाज ने अपने होंठों से चुन लिया था। यलमाज, मनाहिल ने पुकारा, प्लीज़ मुझे जाने दे। यलमाज ने मनाहिल की जानिब गहरी निगाहों से देखा था और उसको छोड़कर बाहर की जानिब बढ़ गया था। आलिया ने हार नहीं मानी थी। उसने फैसला किया था कि वो उमर से मिलेगी। अगले दिन वो उमर के घर चली गई। इशफाक साहब और सानिया बेगम अस्पताल ही गए थे, इसलिए उमर घर पर अकेला था। वो उमर के सामने झांकी और बोली, अब बोलो, क्यों तड़पा रहे हो मुझे? ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिसकी सजा दे रहे हो? उमर ने अली की जानिब देखा और चलकर उसके पास आया। क्यों बताऊं तुम्हें? उमर ने नफरत भरे लहजे में कहा। आलिया को गुस्सा आया और उसने उमर का गिरबान पकड़ लिया। बताओ क्यों किया ऐसा? क्यों खेल खेला मेरे साथ? आलिया रोते हुए बोली। उमर ने गिरबान छुड़वाकर काटदार नजरों से आलिया की जानिब देखा और आलिया को पकड़कर दीवार के साथ लगाया और बोला, खेल तो तुम लोगों ने खेला है हमारे साथ। इतना ही शौक है ना गिरबान पकड़ने का, तो जाकर अपने भाई का पकड़ो, क्योंकि वो ही इस सब का जिम्मेदार है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि ये सब कुछ जो हुआ है आपके भाई की मेहरबानी से हुआ है। उमर ने कहा, क्या मतलब? साफ साफ बात बताओ ना। उमर ने सारी बात उमर के गोश गुजर कर दी। आलिया को तो अपने कानों पे यकीन नहीं आया था। ये सब भाई कैसे कर सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है। जी हाँ, ये सब कुछ सच है। अगर यकीन नहीं है तो जाकर अपने भाई से पूछ लो। उमर बोलकर वहां से निकल गया था। आलिया की आंखों से आंसू जारी थे। उसे ज़राब से ऐसी किसी काम की उम्मीद नहीं थी। वो मरे मरे कदमों से वापस आई थी। रात को घर में सिर्फ आलिया और ज़राब ही थे। आलिया को ज़राब पे बहुत गुस्सा था। वो ज़राब के कमरे में गई तो देखा कि सब लाइट्स ऑफ थी। कमरा तारीकी में डूबा हुआ था और ज़राब कुर्सी पे बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। अब किस बात का शोक मना रहे हैं भाई? आलिया ने एक वार किया था। क्या मतलब? ज़राब ने कहा, मतलब आपको अच्छी तरीके से पता है। मैं समझा नहीं कुछ। ज़राब कन्फ्यूज़ हुआ। क्यों किया उस मासूम के साथ ऐसा? किस मासूम किस मासूम के साथ? रुबाब भाभी की बात कर रही हूँ। क्यों? क्या क्या ऐसा जानते हैं? अपनी और मेरी खुशियों का गला आपने क्यों किया ऐसा? जानते हैं? अपनी और मेरी खुशियों का गला आपने खुद अपने हाथों से घोटा है। आलिया चीखी थी। आलिया, लेकिन मैंने क्या किया है? क्या किया है ये बोलें, क्या नहीं किया आपने? भाई, आलिया की आंखों से आंसू जारी हो गए। उम्र को किडनैप करवा कर बाप भाभी को ज़बरदस्ती धमका कर शादी नहीं की आपने, ये झूठ है। बोलें? आलिया बोली थी। तो तुम्हें कैसे पता ये सब? ज़रा आपके होश उड़े थे। उमर ने उस दिन सब सुन लिया था जिस दिन रुबाब भाभी का मिस कैरेज हुआ था। आलिया ने कहा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाई। आप इतने गिरे हुए और घटिया सोच के मालिक हैं, मैंने सोचा नहीं था। आपने अपने और रुबाब भाभी के साथ साथ मुझे और उमर को भी बर्बाद कर दिया है। मतलब? जरा आपने अनजान नज़रों से आलिया की जानिब देखा था। मतलब मैं और उमर एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, और ये बात मैं रुबाब भाभी को बताने वाली थी, मगर आपने बताने का मौका ही कहाँ दिया। आलिया ने काटदार लहजे में कहा था। आलिया, मेरी जान, मेरी गुड़िया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अपने भाई को माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे पछतावा भी है। प्लीज़। ज़रियाब ने इल्तिजा की थी। आलिया ने नफरत से रुख मोड़ा और बोली, माफ़ी मुझसे नहीं, उनसे मांगें जिनसे आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। वो माफ़ करेंगे, इनका अल्लाह भी माफ़ कर देगा आपको। कहकर आलिया रुकी नहीं थी। ज़रियाब वहीं खड़ा सोचता रह गया था। उमर ऑफिस से वापस घर आया ही था कि आगे ज़रियाब को अपना इंतज़ार करते पाया। घर में सिर्फ उमर और ज़रियाब ही थे। इशफाक साहब और सानिया बेगम रुबाब को हॉस्पिटल देखने गए हुए थे। किस लिए आए हो यहाँ? उमर बोला। उमर, यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, मगर मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी? किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो मुझसे? ज़रियाब मिर्ज़ा, हाँ, क्यों माफ़ करूँ तुम्हें? मेरी बहन की खुशियों के कातिल हो तुम, और तुम बोल रहे हो तुम्हें माफ़ कर दूँ? उमर बोला। ज़रियाब की आंखों से चंद आंसू टपक पड़े। उसने हाथ जोड़े और बोला, उमर, मैं वादा करता हूँ तुम से आज से अभी और से
तुम्हारी बहन की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, पूरी दुनिया की खुशियां तुम्हारी बहन के कदमों में ला कर रख दूंगा। मुझे तुम्हारी बहन से इश्क हो गया है। उमर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ एक बार मौका दे दो। उमर ने ज़राब की आंखों में देखा तो वहाँ उसे वाकई में शर्मिंदगी, पछतावा और बाप के लिए बेपनाह इश्क नज़र आया था। ठीक है, मेरी एक शर्त है। उमर बोला, कैसी शर्त? ज़राब बोला, जब तक आप ही को होश नहीं आता, वो तुम्हें माफ़ नहीं करती, तब तक मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। उमर तो टोक लहजे में बोला था, मगर उमर, आलिया बहुत तकलीफ में है। उसका क्या प्यार उसका क्या प्यार करती है तुमसे। वो उसका तो कोई कसूर नहीं है ना। ज़रिया बोला, तो मेरी बहन का क्या कसूर था? उस सब में क्यों किया ऐसा इसके साथ? हाँ, उमर ने नफरत भरे लहजे में बोला था, ये बात सच है कि आलिया से मोहब्बत मैंने भी की है, लेकिन ये भी सच है कि मुझे मेरी बहन से भी इतनी ही मोहब्बत है जितनी तुम्हारी बहन से है। इसलिए अब दुआ करो आप ही तुम्हें माफ़ कर दें। बोलकर उमर ऊपर अपने कमरे में चला गया। ज़रियाब गाड़ी की चाबियां उठाकर बाहर निकल गया था। 1 साल गुजर जाने के बाद भी ज़रियाब के पागलपन, जुनून और उसके इश्क में कोई कमी नहीं आई थी। अलबत्ता वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया था, मगर रुबाब के लिए वो आज भी इतना ही प्रोसेस पागल और आज भी इतना ही दीवाना था। 1 साल में उमर और आलिया ने भी आपस में कोई बात नहीं की थी। दूसरी तरफ मनाहिल खुद भी काफ़ी हद तक कंपोज कर चुकी थी। यलमाज की मोहब्बत ने एक बार फिर उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाने की कोशिश की थी, जो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई थी। मनाहिल को यलमाज अच्छा लगने लगा था, मगर उसने अभी तक ये बात यलमाज को नहीं बताई थी। रुबाब को कोमे में गए हुए आज पूरा 1 साल हो गया था। रुबाब यार, अब बस भी करो, उठ जाओ ना, अब और कितना तड़पाओगी? मुझे माफ़ी मांगनी है ना तुमसे। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तुम्हारी आवाज़ सुनने को मेरे कान तरस गए हैं। ज़रियाब कहते हुए जज्बाती हो गया था। वो रुबाब के पास ही बैठा था कि अचानक रुबाब के जिस्म ने हरकत की थी। ज़रियाब ने एक झटके से सर ऊपर उठाया था। डॉक्टर, डॉक्टर, ज़रियाब बोला। डॉक्टर देख के मुझे लगता है रुबाब को होश आ रहा है। 10 मिनट के बाद रूम का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर बाहर आया। मुबारक हो मिस्टर मिर्ज़ा, आपकी वाइफ को होश आ गया है। क्या सीरियसली? डॉक्टर, ओ माय गॉड, कांट। ज़रियाब तो खुशी के मारे पागल ही हो गया था। आप अब कैसी हैं वो? डॉक्टर, नाउ शी इज़ फाइन। अभी वो रेस्ट कर रही हैं, कुछ टाइम के बाद आप इनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, ज़रियाब ने मुस्कुराते हुए कहा था। उसके बाद ज़रियाब ने फ़ोन करके सबको बताया। सबको बहुत खुशी हुई। ज़रियाब ने जाकर शुक्राने के नफल अदा किए। सब रुबाब से मिलकर जा चुके थे। ज़रियाब कमरे में दाखिल हुआ। रुबाब छत को घूर रही थी। रुबाब, रुबाब, रुबाब। जब ज़रियाब की 3 दफ़ा आवाज़ देने पर भी वो कुछ ना बोली तो ज़रियाब ने आगे बढ़कर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा ही था कि वो इसने फ़ौरन से अपना हाथ पीछे हटा लिया था। ज़रियाब तो इसके इस रद्द अमल पर हैरान रह गया था। रुबाब, आई एम सो सॉरी रुबाब, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत पछतावा है मुझे अपने किए पे, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं नहीं सह सकता तुम्हारे बिना। रुबाब ने नज़रें उठाकर ज़रियाब की जानिब देखा और फिर उठकर बैठी और बोली, माफ़ी? किस चीज़ की माफ़ी? या यूँ कहें किस किस चीज़ के लिए आपको मैं माफ़ करूँ? मेरा सब कुछ तो मुझसे आप छीन चुके हैं, अब और क्या चाहते हैं? रुबाब बोली थी, कुछ आंसू भी पलकों पर आ ठहरे थे। रुबाब प्लीज़, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ एक मौका दे दो ना, मुझे तुमसे इश्क हो गया है रुबाब, सच्चा इश्क। अब किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, तुम नज़र आती हो, प्लीज़ रुबाब। ज़रियाब ने इल्तिजा की थी। रुबाब हंसी थी, साथ आंसू आंखों से बह निकले थे। इश्क का मतलब भी जानते हैं आप ज़रियाब मिर्ज़ा? पता है इश्क का मतलब रोक लेना होता है, ख़ुद को फना कर देना, कुर्बान हो जाना, अपनी ज़ात को मिटा देना, ये मतलब होता है। और आप कह रहे हैं इश्क हो गया मुझसे? अरे आप जैसे इंसान को तो मोहब्बत का मतलब नहीं पता, तो ये तो फिर इश्क है। रुबाब ने काटदार लहजे में कहा था। रुबाब प्लीज़ मेरी बात तो सुनो बस। रुबाब, ज़रियाब मिर्ज़ा, अब आपकी कोई बात ना बर्दाश्त करूँगी, ना ही सुनूंगी। अब आपका यहाँ कोई काम नहीं, जा सकते हैं आप। रुबाब दो टूक लहजे में बोली थी। ज़रियाब मरे मरे कदमों से जा ही रहा था कि जब ही रुबाब ने उसको पुकारा, दरवाज़ा बंद करके जाइएगा, और वो जा चुका था। उसके जाने के बाद रुबाब बहुत ज़्यादा रोई थी और कब आँख लगी थी उसको खुद नहीं पता चला था। सुबह
रबाब को डिस्चार्ज होना था। ज़रियाब उसको लेने आया था मगर उसने साथ आने से इनकार कर दिया था। ज़रियाब बहुत बोला मगर वो नहीं मानी। घर आने के बाद रबाब सीधी अपने कमरे में चली गई थी और लॉक कर लिया रूम को। वो फ़िलहाल बात बिल्कुल अकेला रहना चाहती थी। ज़रियाब के कानों में अभी तक रबाब की वो वाली बातें गूंज रही थी कि उसे तो मोहब्बत का मतलब नहीं पता, तो इश्क का कैसे पता होगा। तो क्या ये मैंने रुबाब से इश्क नहीं किया? क्या उस एक साल मैंने उसकी खातिर खुद को नहीं बदला? क्या मैं इसका दीवाना नहीं हूँ? मेरा इश्क सच्चा नहीं, मेरे जज्बात पाक और सच्चे नहीं। ज़रियाब ने नमाज में दुआ मांगते हुए अल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा। इसकी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए मगर उसने हार नहीं मानी थी। ज़रियाब मिर्ज़ा ने कभी हारना नहीं सीखा। तो यहाँ तो बात ही इसकी इश्क की थी जिसके लिए वो पिछले 1 साल से तड़प रहा था। रुबाब खिड़की के पास ही खड़ी हुई थी जब उमर आया था। आपी, आप कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, रुबाब ने मुस्कुराते हुए कहा। आपी, मैं जानता हूँ तुम किस कर्ब से गुजर रही हो, मुझे एहसास है, लेकिन तुम देखना एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, उमर ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बात मानोगे उमर मेरी? रुबाब के ने उमर की तरफ देखते हुए कहा था। हाँ आपी, बोलो, क्यों नहीं मानूंगा? तुम बस बोलो तो। आलिया को माफ़ कर दो, उस बेचारी की इस सब में कोई गलती नहीं है। वो तुमसे वाकई ही में प्यार करती है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं और आलिया मुझे बहुत पहले से पता था मगर कभी बात करने का मौका नहीं मिला। अब बोल रही हूँ, इसकी कदर करो और उससे जाकर सॉरी बोलो। बोलोगे ना? ठीक है आप ही, जैसे तुम्हारी मर्जी। उमर ने रुबाब की जानिब देखा था। रुबाब ने उमर के हाथ पर हाथ रखा था। वो मुस्कुरा दी थी। मनाहिल रुबाब के घर आके उससे मिलकर जा चुकी थी। मनाहिल ने भी रुबाब को समझाया था कि ज़रा बाकी ही चेंज हो गया है और तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मगर रुबाब का दिल टूटा था, घाव गहरा था और टाइम तो लगना था ज़ख्म को ठीक होने में। रुबाब को अपने घर में 2 हफ्ते हो चुके थे। ज़रियाब हर रोज़ उसको मैसेजेस कॉल्स करता था मगर वो पिक नहीं करती थी। 1-2 दफ़ा वो घर भी आया मगर उसने मिलने से इनकार कर दिया था। ज़रियाब की बेचैनी, उसकी बेकरारी का कोई हाल नहीं था। उसको रुबाब से वाकई ही सच्चा इश्क हो गया था। उसने कुछ टाइम के लिए ऑफ ले लिया था। शहबाज साहब और राहत बेगम से इसकी ये हालत देखी नहीं जाती थी। आज उसने काले रंग की शलवार कमीज पहने थे और साथ में काली चादर ली थी। नमाज पढ़ने के बाद वो घर से निकल गया। कुछ टाइम के बाद वो एक दरबार के सामने मौजूद था। नंगे पाँव वो आगे बढ़ा था। एक अजीब सी बेखुदी, एक सरूर इस पर तारी होने लगा था। वो आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसको किसी ने पुकारा था। सुनो बेटा। जी बाबा, यहाँ और मेरे पास। वो इनके पास गया और वहीं बैठ गया। जिस हुलिया उसका ये था, लाल अंगारा होती आंखें, बड़ी हुई शेर बिखरे बाल, आंखों के नीचे गहरे हल्के जैसे बरसों से सोया ही ना हो। इश्क हो गया है ना तुम्हें? उन बुजुर्ग ने इसकी तरफ देखा था। आपको कैसे पता? वो बुजुर्ग मुस्कुरा दिए और बोले, तूने इश्क किया बच्चे, तेरी मंजिल में बहुत रुकावटें आनी हैं, तूने से सब्र करना है। क्यों? वो सब्र करने वालों के साथ है। तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, वो ही काफ़ी है। मगर आप इतना सब कैसे जानते हैं मेरे बारे में? तुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मगर बाबा, वो मुझे माफ़ नहीं करेगी, पर मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा इश्क सच्चा है? बच्चे, तू बस सब्र रख, अल्लाह तेरे साथ है क्योंकि तेरा इश्क सच्चा है। जा बच्चे, अल्लाह तुझे अपने ईमान में रखे और तेरी मुश्किल आसान करे। ये कहकर वो बुजुर्ग चले गए। यहाँ आने के बाद ज़रा आपको सुकून मिला था। उमर आलिया से मिलने गया था। कैसी हो? उमर ने पूछा। जिंदा हूँ, बस आप बताएं कैसे हैं? ठीक हूँ मैं भी। आलिया अचकली, सॉरी, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे ही बिहेव नहीं करना चाहिए था, बट बात ही इतनी बड़ी थी कि नाकाबिले बर्दाश्त थी। और फिर ऊपर से रुबाब भाभी के साथ इतना कुछ हो गया, इसका भी गुस्सा था। मानती हूँ रुबाब भाभी के साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मगर इस सब में मेरा कोई क्या कसूर था उमर? मुझे तो इस सब के बारे में पता तक नहीं था। आलिया ने दोनों हाथों से उमर का गिरबान पकड़ा हुआ था। आंसू भी आंखों से रवां दवां थे। जितना जानता हूँ आलिया, मगर क्या मुझे एक मौका नहीं दे सकती? आप अब मुझसे बात मत करें। उमर को आलिया की इस अदा पर बहुत प्यार आया क्योंकि वो उसी के गले लगकर उसको बोल रही थी कि मुझसे बात मत करो। अच्छा ठीक है, आइंदा के बाद नहीं कहूँगा। उमर जाने लगा था जब आलिया ने पुकारा। मैंने ऐसा कब कहा कि आप चले जाएं? आलिया ने उमर की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, तो मैं क्या समझूं कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया?
हाँ, आलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उमर भी मुस्कुरा दिया था। उमर के कदम आगे की जानिब बढ़े थे जब भी आलिया ने कहा, क्या कर रहे हैं उमर साहब, ये पब्लिक प्लेस है। क्या करूं, मुझसे और सब्र नहीं होता। उमर ने आलिया का हाथ पकड़ते हुए कहा था, वैसे भी अब तुम्हारे एग्ज़ाम भी होने वाले हैं और अब मैंने भी ऑफिस में काम संभाल लिया है, तो बस कुछ टाइम में शादी की बात करूंगा। आलिया, उमर ने आलिया को पुकारा। जी, आई लव यू माई लव। उमर ने मोहब्बतबाज नज़रों से उसे देखते हुए कहा, जबकि आलिया इसकी नज़रों की ताब ना लाते हुए नज़रें झुका के मुस्कुरा दी थी। अल्माज अभी भी शावर लेकर निकला था जब इसकी सेल पर रिंग हुई। देखा तो कांस्टेबल अली की कॉल थी थाने से। हाँ अली, बोलो। क्या वाकई? ओके ठीक है, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाकर यलमाज बाहर की जाने भागा था। सर, यही है वो लोग जो उस दिन मॉल में से मैम को किडनैप करके ले गए थे। यलमाज अपनी आस्तीनें चढ़ाई, एक टांग कुर्सी पर रख के और एक हाथ में उस शख्स का मुंह पकड़कर बोला, कौन है तू, और बता तूने ये घटिया हरकत किसके कहने पर की है। सर साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दें प्लीज़, जाने दो। अरे कुत्ते, तूने इस मासूम को जाने दिया था क्या? जब वो तुम लोगों के सामने रोई थी, तुझे तरस आया था, रहम आया था इस पर जो मैं तुझ पे रहम करूं? चल बेटा, शाबाश, आराम से बता दे कि तू कौन है और तेरा बाप कौन है। अल्मास की आंखें गुस्से की शिद्दत से लाल हो रही थी। नहीं बताएगा? एक जोरदार मुक्का अल्मास ने उसके चेक से मुंह पर रसीद किया था। उसके होंठ से खून रसने लगा था। बताता हूँ साहब, प्लीज़ मत मारो। मेरा नाम साजिद है, मैंने ये सब अपने मालिक के कहने पर किया है। कौन है तेरा मालिक? यलमाज ने सवाल किया। आहद खोकर। यलमाज ने शख्स की जानिब देखा और फिर गोया हुआ, तो तुम लोगों ने पूरे माल में से मनाहिल अंसारी का ही इंतखाब क्यों किया? उसको ही क्यों किडनैप किया? पता नहीं साहब, इसका तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा। यलमाज ने कुछ सोचा फिर बोला, नंबर याद है अपने मालिक का? हाँ सब याद है। ओके, नंबर बोल। उसने कॉल मिलाई मगर नंबर ऑफ पावर ऑफ मिला। इसका मतलब है उसको पता चल गया है कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मगर वो जो कुछ भी कर ले मुझसे नहीं बच सकता। उसने मेरी मोहब्बत की ज़िंदगी बर्बाद की है और मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अल्माज ने कहा था। अली, यस सर, उस पर नज़र रखो, अगर कोई भी उसकी तरफ से उसको मिलने आए मुझे इन्फॉर्म करना। और हाँ, अब तुम अपना काम जानते हो, आगे तुम्हें क्या करना है। जी सर, आप टेंशन ना लें। अली ने एक मुस्कुराहट यलमाज की जानिब उछाली थी। मनाहे यलमाज के लिए इसका फेवरेट चिकन पास्ता बना के ऊपर आई थी। ये भी इसको मुलाजमा से पता चला था कि यलमाज चिकन पास्ता शौक से खाता है, इसलिए उसने बना दिया। शावर करके निकली तो उसके फ़ोन पर मैसेज रिंग हुई। हाय मेरी जान, कैसी हो? बहुत टाइम हो गया तुम्हारा दीदार किए। एक अनजान नंबर से मैसेज था। मनाहिर ये सब देखकर परेशान होने लगी थी। आखिर ये हो कौन सकता था? मनाहिर ने जल्दी से रिप्लाई दिया, आप कौन? साथ ही मैसेज आया, तुम्हारा बरसों पुराना आशिक। पढ़कर मनाहिर अपनी जगह काम कर रह गई। ये बात सच थी कि मनाहिर के कई दोस्त थे, जिनमें से लड़के भी थे, मगर वो कभी भी इस घटिया हरकत नहीं कर सकते थे। और अब तो वो सब भी जानते थे कि मनाहिर की शादी हो चुकी है, तो फिर ऐसा कौन कर सकता था इसके साथ? मनाहिल सोच में पड़ गई थी। रात को यलमार घर आया तो ऊपर अपने कमरे में गया। अस्सलाम वालेकुम, यलमाज ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, मनाहिल ने जवाब दिया। आ जाए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। मनाहिल ने यलमाज को कहा। ओके। यलमाज ने मुस्कुरा कर मनाहिल की जानिब देखा। आज मैं खाना लगवाती हूँ आपके लिए, मनाहिल ने यलमाज को कहा। ओके। यलमाज ने मुस्कुरा कर मनाहिल की जानिब देखा। वाह, ये पास्ता तुमने बनाया है सिदरा? यलमाज ने मुलाजमा को मुखातिब करते हुए कहा। नहीं साहब जी, ये तो बीबी जी ने खुद बनाया है आपके लिए। यलमाज ने हैरानगी से मनाहिल की जानिब देखा। वो सर झुकाए प्लेट में चम्मच हिला रही थी। मनाहिल, ये बहुत मज़े का है यार, थैंक यू सो मच। यलमाज ने मनाहिल को देखते हुए कहा। मनाहिल दिल खोलकर मुस्कुरा दी थी। मनाहिल नाइट सूट पहनकर आई थी कि यलमाज को सोचों में गुम देखा तो हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या सोच रहे हैं आप? यलमाज ने अपने बराबर में खड़ी मनाहिल को देखा। सफ़ेद रंग
काली बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ और इस पर इसकी लंबी दराज पलकें। वो खुद सा मनाहिल को देखे गया। मनाहिल ने उसकी जानिब देखा जो इसकी जानिब ही देख रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? मनाहिल ने यलमाज से पूछा। यही कि जिसने तुम्हें इस कदर खूबसूरत बनाया वो खुद कितना खूबसूरत होगा। मनाहिल का दिल धड़क उठा था। अब यलमाज के कदम आगे की जानिब और मनाहिल के पीछे की जानिब उठने लगे थे। ये क्या कर रहे हैं अल्मास? मनाहिल से मुश्किल से बोला जा रहा था। मनाहिल दीवार से जा लगी थी और यलमाज ने दोनों हाथ दीवार पर रखे थे। यलमाज की नज़र मनाहिल के होंठों से इसके थोड़ी के तिल पर गई थी। इसने तिल पर अपने लब रखे थे। मनाहिल अपनी जगह कांप गई थी और यलमाज को एक सेकंड लगा था कि इसके होंठों तक पहुंचने में। यलमाज तो मदहोश था मगर इसकी हरकत मनाहिल की जान निकाल गई थी। उससे यलमाज की गुर्बत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब भी उसके सीने पर जोर डालकर उसके पीछे किया था। मनाहिल अपनी रुकी हुई सांसें बहाल करने लगी थी और यलमाज उसकी तरफ देखता हुआ मुस्कुराया और आंख मारकर बाहर निकल गया और मनाहिल का चेहरा मजीद कानों की लो तक सुर्ख हो गया था। जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। रुबाब का एक दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब उसने ज़रियाब के बारे में ना सोचा हो, और ज़रियाब का एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उसने रुबाब को याद न किया हो। रुबाब ने दोबारा हॉस्पिटल जाना शुरू कर दिया था। वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद को मसरूफ़ रखना चाहती थी। वो अभी एक पेशेंट को चेक करके अपने रूम में आई थी कि उसके रूम पे किसी ने नॉक किया। यस कम इन। दरमियान दमिया दमिया एक ही लिखी दरमियान तुम व्हाट आ सरप्राइज। रुबाब ने मुस्कुराते हुए कहा। दरमियान मलिक रुबाब का क्लास फेलो था। दोनों ने साथ ही स्टडी किया था। वो पढ़ाई के लिए चाइना चला गया था। वो खुद भी एक डॉक्टर था और 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 वो और रुबाब अच्छे दोस्त थे। फिलहाल वो पाकिस्तान छुट्टियां गुजारने के लिए आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुबाब ने जवाब दिया था। कैसी हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ कैसे हो? और इतने टाइम के बाद। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारा ख्याल आया, सोचा तुमसे मिल लूँ। बहुत अच्छा किया। रुबाब ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या लोगे, चाय कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक? मैडम इतने टाइम के बाद मैं मिलने आया हूँ और आप सिर्फ ऐसे ही चाय का ऑर्डर पूछेंगी? ओके डियर फ्रेंड, चलो आज का लंच बाहर करते हैं दोनों, रुबाब ने कहा और दरमियान मुस्कुराते हुए रुबाब के साथ बाहर चल दिया। 15 मिनट के बाद दोनों होटल में बैठे खाना खा रहे थे। जभी दरमियान ने कहा। खूबसूरत और भी ज़्यादा हो गई हो मैडम, क्या खाती हो? रुबाब दरमियान की बात पर खुलकर हंस दिया और वो इसकी हंसी में खो गया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। खैर तुम बताओ हमारा काम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। वो दोनों काफ़ी देर तक वहीं बैठे बातें करते रहे, फिर वापस जाने के लिए उठ गए। इत्तेफाक से जब वो लोग निकल रहे थे तब ज़रियाब की कार इंटर हो रही थी और रुबाब को जब उसने एक लड़के के साथ देखा और फिर उसके साथ मुस्कुरा कर बातें करते देखा तो मानो उसके तन बदन में आग ही लग गई थी। मगर फिलहाल वह जब्त किए रहा। अपने फ़ोन में इसने दरमियान की एक पिक क्लिक की थी और एक नंबर को सेंड करने के बाद एक कॉल मिलाई थी। हाँ ये एक फ़ोटो भेजी है, इस बंदे का पता करवाओ कौन है, कहाँ से आया और रुबाब से इसका क्या तलक है, कहकर कॉल डिस्कनेक्ट की थी। कुछ देर में वो घर में था। सिगरेट फूंक फूंक कर कमरे में हर तरफ धुआं कर रखा था। जब भी इसका मोबाइल रिंग हुआ था। हाँ बोलो। जी सर, आपके कहने के मुताबिक उसका पता चला लिया है। उसका नाम दरमियान मलिक है, चाइना से आया है, डॉक्टर है और मैम का फ्रेंड है। बहुत अच्छा, ठीक है बोलकर कॉल काट दी थी। और बाप तुम सिर्फ मेरी हो ये याद रखना, और जो चीज़ ज़रियाब मिर्ज़ा की हो जाए उस पर कोई दूसरा निगाह डाले इससे पहले ही ज़रियाब मिर्ज़ा वो आंखें निकाल देता है। ज़रियाब खुद से ही मुखातिब था। उसकी जनूनियत, उसकी दीवानगी हद से सवा थी। जब उसने उम्र का लिहाज नहीं किया था तो और इस टाइम तो रुबाब से इश्क भी नहीं नहीं था, और अब तो बात इसकी मोहब्बत इसके इश्क पे आ गई थी। तो अब वो रुबाब अब क्या करेगा, ये सोचने वाली बात थी। रुबाब अपने कमरे में खिड़की के सामने नजर आते चांद को देखने में मसरूफ़ थी। जब ही इसके पेट पर हाथ रखकर उसको किसी ने अपनी जानिब खींचा और जब अचानक ही वो पलट कर सीधी हुई कि ज़रियाब ने अपने प्यासे होंठ उसकी गर्दन पर रखे थे। रूही, ज़रियाब ने जज्बात से भरपूर लहजे में कहा था जब ही रुबाब ने उसको धक्का दिया था। शट अप, जस्ट शट अप। खबरदार जो आइंदा ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की
भी की तो। रुबाब ने उंगली उठाकर वार्न करते हुए लहजे में कहा, और बस यही एक लम्हा था जब ज़रियाब को गुस्सा आया था। रुबाब को दीवार के साथ लगाकर उसके इर्द गिर्द हाथ रख कर बोला, रूही बेबी, शौहर हूँ तुम्हारा, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा था, और हाँ, कब तक सज़ा देती रहोगी? मुझे 1 साल हो गया है, मैंने कितनी बार माफ़ी मांगी है तुमसे, मैं गलत था, लेकिन अब तुम्हारी खातिर खुद को बदला है। रुबाब को ज़रियाब की आंखों में सच्चाई के साथ अपने लिए मोहब्बत और दीवानगी भी दिखाई दी, मगर उसने यकसम नज़रअंदाज करते हुए सख्त लहजे में कहा, मुझे सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ, जो जब चाहेंगे जैसा सलूक करेंगे, आप सब हक खो चुके हैं मुझसे। रुबाब ने काटदार लहजे में कहा था, अच्छा नहीं कर रही हो रुबाब तुम, और वैसे भी आज तुम्हारे साथ कौन था जिससे आप मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी? ज़रियाब ने कहा, वो कोई भी हो, मैं जिससे मर्जी मिलूं, हंस हंस कर बातें करूं, दैट इज़ नॉन ऑफ योर बिजनेस। रुबाब ने कहा था, ओ आई सी, रूही बेबी, वो जो कोई भी था उससे उससे समझा देना कि अपनी हद में और औकात में रहे, ऐसा ना हो मेरे हाथों ज़ाया हो जाए। ज़रियाब ने दस्त लहजे भरे लहजे में कहा था, और वहाँ से निकल गया। रुबाब ने तनफर से सर झटका। वापसी पर ज़रियाब की आंखों में एक अफसोस था। रुबाब प्लीज़ मुझे वापस से फिर वही ज़रियाब मिर्ज़ा बनने पर मजबूर नहीं करो, क्योंकि मैं किसी को भी तुम्हारे साथ नहीं देख सकता। तुम्हारे करीब तुम पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। यू आर जस्ट माइन, वाई यू डोंट अंडरस्टैंड। ज़रियाब अपने आप से मुखातिब था। मनाहिल उस सब के बारे में यलमाज को कुछ भी नहीं बताया था कि कोई उसे मैसेज पर परेशान करता है। मनाहिल ने नोट किया था कि यलमाज काफ़ी परेशान रहने लगा है, मगर कभी उसके पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी कि आखिर वजह क्या है। मनाहिल अभी यलमाज के बारे में ही सोच रही थी कि यलमाज रूम में आया। वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था शक्ल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, यलमाज ने जवाब दिया। मनाहिल ने डरते डरते आज पूछ ही लिया यलमाज से कि वो आजकल क्यों अपसेट रहता है। मनाहिल के पूछने की देर थी कि यलमाज ने एक झटके से मनाहिल को गले लगा लिया। मनाहिल पहले तो हैरान हुई, मगर फिर उसे भी एक सुकून सा अपनी रगों में उतरता हुआ महसूस हुआ। यलमाज मनाहिल के पास घुटनों के बल नीचे बैठ गया और मनाहिल के दोनों हाथों को प्यार से थामते हुए गोया हुआ, मनाहिल, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक तुम्हारे मुजरिमों को सज़ा ना दे दूं चैन से नहीं बैठूंगा। मनाहिल ने हाँ में सर हिलाया। मुझे एक बंदे से पता चला है कि वो कौन कमीना है जिसने अपनी मौत को दावत दी है। मनाहिल ने एक नज़र यलमाज की जानिब देखा और फिर सर झुका गई। मनाहिल, तुम किसी आहत खोकर को जानती हो? यलमाज ने मनाहिल की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, इन फैक्ट मैंने ये नाम पहली बार सुना है। मनाहिल के चेहरे पे परेशानी के तासरात उभरने लगे। यलमाज ने जब मनाहिल को अपसेट देखा तो झुक कर उसकी पेशानी पे अपने लब रखे और बोला, मनाहिल, एक बात याद रखना, जब तक यलमाज खान जिंदा है तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, अगर मर गया। यलमाज के ये बोलने की देर थी कि मनाहिल उसकी इस अंदाज पर तड़प उठी और बोली, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, मेरी उम्र लग जाए आपको। मनाहिल के मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर यलमाज काफ़ी हद तक पुरसुकून हुआ और उसको तसल्ली देता हुआ खुद शावर लेने चला गया। मनाहिल खुद अपने दिल की कैफियत पे हैरान थी कि क्या वाकई ही निकाह के दो बोल इतने ताकतवर होते हैं कि दो दिलों को आपस में जोड़ दे। मनाहिल सोचती सोचती नींद की वादियों में उतर गई। आलिया टेरेस पे खड़ी थी और मौसम एंजॉय कर रही थी कि इसके फ़ोन पर रिंग हुई। देखा तो उमर कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम, उमर ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, आलिया ने जवाब दिया। कैसी हो? उमर ने मुस्कुरा कर पूछा। बहुत अच्छी, आलिया भी शरारत से बोली। वो तो मुझे पता ही है, उमर ने भी फौरन कहा। अच्छा जी, आलिया ने कहा। आलिया अचानक असुदा सी हो गई तो उमर ने पूछा, आलिया तुम अपसेट हो क्यों? मुझसे शेयर करो। उमर ने कहा, उमर, मैं भाभी और ज़रियाब भाई को लेकर अपसेट हूँ। रुबाब भाभी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर ज़रियाब भाई वाकई आप पहले जैसे नहीं रहे। वो रुबाब भाभी का नाम सुनते ही मुस्कुराने लगते हैं। मैं जानती हूँ वो रुबाब भाभी से सच्चा इश्क करते हैं, बट रुबाब भाभी को फ़िलहाल अपनी नाराज़गी के आगे कुछ
कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। आलिया बोली थी, ठीक कह रही हो, लेकिन हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह इनके हक में बेहतर करे, आमीन सुम आमीन। आलिया ने कहा, आलिया बेबी, मौसम देखो कितना रोमांटिक हो रहा है, तो क्या ख्याल है? क्या मतलब? आलिया ने नासमझी से कहा, मतलब मैं आ जाऊँ? वैसे उमर, मैंने एक चीज़ नोट की है, आप में बिल्कुल सब्र नहीं है। अरे यार, हद होती है, तुम भी अब होने वाली बीवियों इस कदर खूबसूरत होने वाली बीवी इस कदर खूबसूरत हो तो बंदा बेचारे का क्या कसूर, ऊपर से मेरे मासूम से दिल का क्या कसूर। आलिया उमर की और एक्टिंग पे हंस दिया, और उमर तो यही चाहता था वो हमेशा हंसती रहे और उसकी हंसी में खोया रहे। आई लव यू वेरी मच, बी माइन ऑलवेज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा मेरी रहना, उमर ने कहा। आई लव यू टू एंड यप आई ऑलवेज यूर। मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा आपकी हूँ। आलिया ने भी मुस्कुरा कर कहा। ये इकरार सुनकर उमर को तो अपनी रगों में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। आलिया, उमर ने आलिया को मुखातिब किया था, जी अच्छा, अब एक गुड बाय किस तो दो। सुनकर आलिया की हथेलियाँ पसीने से भीग गई। क्या हुआ? उमर आलिया के घबराने पर लुत्फ अंदोज हुआ। कुछ नहीं, ऐसी ही। अच्छा तो चलो फिर, जो मांगा है वो जल्दी से। नहीं ना उमर, मुझसे नहीं होगा। आलिया बोली, अरे भाई, तुम्हारा अभी से ये हाल है आलिया बेबी, तो शादी के बाद मेरी नज़दीकियाँ कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसकी वजह से आलिया ने अपनी अथल पथल होती सांसों के साथ फ़ोन रख दिया, और फ़ोन रखते ही उसके होंठों पर एक शर्मगीन मुस्कुराहट बिखर गई थी। और उमर उसकी इस तरह फ़ोन रखने का मतलब समझ चुका था, इसलिए कायका लगाकर हंस दिया था। उमर और अली की एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई थी और परसों इनकी मंगनी थी, और मंगनी की ठीक 2 मंथ के बाद शादी। उमर और आलिया तो बहुत ही खुश थे, रुबाब भी इनको देखकर खुश थी, क्यों क्यों वो दोनों ही रुबाब को बहुत अजीज थे। रुबाब जानना तो नहीं चाहती थी, मगर आलिया के इसरार करने पर वो आलिया के साथ मंगनी की शॉपिंग पे गई थी। रुबाब को तो कुछ नहीं लेना था, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सब कुछ दस्तयाब था। वो जस्ट आलिया के लिए आई थी, और ज़रियाब को वहाँ ना पाकर उसने शुक्र किया था। शॉपिंग करते ही उसको दरमियान मिल गया था, तो आलिया से भी इसका इंटरव्यू करवा दिया और बताया कि ये मेरी नंद है, और नंद है। दरमियान कुछ पल के अफसरदा हुआ था, मगर ये सब करके अपनी फीलिंग्स वो रुबाब पे जाहिर नहीं करना चाहता था। दरमियान शुरू से ही रुबाब को लाइक करता था, मगर रुबाब ने हमेशा से अपना अच्छा दोस्त माना था। आलिया ने दरमियान को भी इंगेजमेंट पे इनवाइट किया था, और उसने खुशी खुशी कबूल कर लिया था। आज उमर और आलिया की मंगनी थी, शाम को मंगनी की तकरीब थी। रुबाब का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था तैयार होने और जाने को, मगर फिर भी मजबूरी में उसे ये सब करना पड़ा था। किसी और के लिए ना सही, अपने भाई के लिए रुबाब ने बेबी पिंक कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी, जिसपे सफ़ेद मोतियों से काम हुआ था। साथ में हल्का सा मेकअप में जस्ट मस्कारा, काजल और आईलाइनर लगा लिया। साथ में पिंक कलर की लिपस्टिक और हल्का सा डायमंड का सेट पहना था। बालों को स्टाइल देखकर खुला ही छोड़ा था, वो भरपूर बिजलियां गिरा रही थी। मनाइल भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसने लाइट ग्रीन कलर का फ्रॉक पहना था। यलमाज को तो वो हमेशा से अच्छी लगती थी, मगर हमेशा की तरह आज भी वो पलके झपकाना नहीं भूला था। आलिया और उमर ने एक जैसा कलर पहना था, ऑफ वाइट कलर। आलिया बहुत मासूम लग रही थी और खूबसूरत तो थी ही। उमर की नज़रें हटना मुश्किल हो रहा था। ज़राब की तो बात ही अलग थी, वो ब्लैक कलर के सूट में कैमरा ढा रहा था, लेकिन रुबाब को देखकर बेसाख्त तो उसके मुंह से निकला था, माशाल्लाह। यही हाल दरमियान का भी था। ज़रियाब ने देखा था दरमियान दीवाना वार रुबाब की जानिब देख रहा था, और ज़रियाब का दिल ये ही चाह रहा था कि इसकी आंखें निकाल दे वो, मगर अभी वो ऐसा कर नहीं सकता था। रुबाब खुद पे ज़रियाब की लो देती और तपिश निगाहें महसूस कर सकती थी। एसी होने के बावजूद भी उसकी हथेलियां पसीने से मुकम्मल भीग गई थी। वो आलिया से स्टेज पर कुछ बात कर रही थी, दरमियान भी उसके साथ ही मौजूद था कि अचानक ही दरमियान की नज़र रुबाब के हाथ पर पड़ी, जहाँ से काफ़ी खून निकल रहा था। वो फ़ौरन रुबाब के पास आया और उसको स्टेज से नीचे उतारते हुए उसने रुबाब का हाथ पकड़ते हुए कहा, रूबी यार, ये हाथ को क्या किया है? कितना खून निकल रहा है। दरमियान ने फिक्रमंदी से कहा। रुबाब ने एक सरसरी सी निगाह अपने हाथ पर डाली और बोली, पता नहीं क्या लगा, मैंने ध्यान नहीं दिया।
चलो मेरे साथ। दरमियान इसको रूम में ले गया ताकि इसका फर्स्ट एड कर सके। पीछे ज़रियाब खामोशी से दरमियान की सारी कार्रवाई देख रहा था, चुपचाप इनके पीछे गया था। दरमियान ने रुबाब के हाथ पर पट्टी की थी और कुछ बोलने लगा था कि अचानक ज़रियाब रूम में मुस्कुराता हुआ दाखिल हुआ था और बोला, थैंक यू मिस्टर दरमियान, आपने मेरी बीवी का ख्याल रखा, अब बाकी मैं खुद कर सकता हूँ। दरमियान ने एक नज़र रुबाब की जानिब देखा और फिर बाहर निकल गया था। ज़रियाब लॉक करते हुए आया। क्यों आए हो यहाँ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कहकर वो जाने लगी ही थी कि ज़रियाब ने उसको पकड़कर दीवार से साथ लगा दिया और बोला, कितनी बार बोला है तुम्हें कि ऐसे उसके साथ मुझे मत नज़र आया करो। ज़रियाब ने जिस सुर्ख नज़रों से रुबाब की जानिब देखते हुए कहा, वो जस्ट फ्रेंड है मेरा, ओके। रुबाब भी उसकी अंदाज में बोली थी। ज़रियाब को रुबाब का ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने रुबाब के घायल हाथ को पकड़कर सख्ती से दबाया था। आइंदा इसके साथ नज़र आई ना तो क्या? रुबाब बोली, तो तुम्हारा सो कॉल्ड फ्रेंड अपनी जान से जाएगा, कहकर वो निकल गया था। पीछे एक आंसू रुबाब की आंख से निकला था। मंगनी की तकरीब बखीरो वफियत अंजाम पाई थी। आलिया लोग घर जा चुके थे। राहत बेगम, आलिया और शहबाज साहब ने बहुत इशरार किया रुबाब को वो इनके साथ चले, मगर उसने मना कर दिया था। रात को रुबाब नाइट ड्रेस पहनकर वॉशरूम से बाहर निकली तो उसके फ़ोन पर 50 मिस कॉल और बेशुमार टेक्स्ट थे। दरियाब ने कि उसने बेदिली से मोबाइल बेड पर उछाल दिया था। जब भी कॉल आने लगी थी दरियाब की फिर से, इस दफ़ा उसने कॉल पिक कर ली थी और बोली, क्या मसला है, क्यों पीछा नहीं छोड़ रहे हो मेरा?